जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका कल्पाक्ष के वीकली करंट अफेयर सीरीज में। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी ओरिएंटेड वीकली करंट अफेयर्स और क्विज एंड एनालिसिस के बारे में, जो 6 जुलाई से 12 जुलाई का जो कंप्लीट वीक है इसको कवर करने वाले हैं। जो लोग कल्पाक्ष से पहली बार जुड़े हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिए, ये आपको एक क्वालिटेटिव करंट अफेयर्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी सीसेट के डर को खत्म करने के लिए कल्पाक्ष अपने ऑफिशियल चैनल पे, जिस चैनल पर आप बने हुए हैं, एक लाइव क्लासेस सीसेट के लिए चला रहा है। आनंद पांचाल सर के गाइडेंस में चल रही इस क्लासेस में कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आपको एनालिसिस मिलेगा। साथ ही साथ मैथमेटिक्स, रीजनिंग के सारे चैप्टर्स कवर करवाए जाएंगे। कॉम्प्रिहेंशन, सॉल्विंग टेक्निक्स पर भी बात की जाएगी। तो इस पर्टिकुलर सीरीज से आप जुड़ सकते हैं। शाम को डेली 6 बजे ये लाइव होते हैं। आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, आपको इसका नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगा। चलिए बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के पहले करंट अफेयर के बारे में। अब की बार थोड़ा सा चेंज किया है पिछले कुछ प्रोग्राम से, जो आपके रिव्यू आए उन रिव्यू के आधार पर, और हम न्यूज के साथ चीजों को आज देखने वाले हैं। पहली एक खबर बनती है, खबर कहती है द नाबा फीमेल चीता ब्रॉट टू द कुनो फ्रॉम नामीबिया dies of the injury sustained in a enclosure. Naba was one of the cheetah and transferred from the Namibia under Project Cheetah. भारत में प्रोजेक्ट चीता के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो नामीबिया से चीता लेकर आए थे, उसमें से एक चीता का नाम रखा गया था नाबा। उसकी जो फीमेल चीता थी उसकी डेथ हो गई। अब यहां से कुछ क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं, और वैसे ये क्वेश्चन यहां से फॉर्मुलेट किया गया है। जो क्वेश्चन यूपीएससी स्टैंडर्ड से है और वो बात करता है विथ रेफरेंस टू द कुनो नेशनल पार्क कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप सवाल के साथ बनिएगा। आपके जो ऑप्शंस आप सोच रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो शायद आप खुद को एनालिसिस अच्छी तरह से कर पाएंगे। पॉइंट कहता है इट लाइज इन द सतपुड़ा हिल्स इन द सेंट्रल इंडिया। More than 30 species of the bamboo and grasses are found in Kuno National Park. The population of cheetah in Kuno National Park has increased drastically and the total number is now more than 100. How many of statement given above are correct? One, only two, all three or none. हिंदी में अगर पढ़ा जाए तो कहता है कुनो राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मध्य भारत में सतपुड़ा पहाड़ियों में स्थित है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान में बांस और घास की 30 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों की आबादी में भारी वृद्धि हुई है और अब कुल संख्या 100 से अधिक है। ऊपर दिए गए स्टेटमेंट में से कितने करेक्ट हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीनों, या कोई भी नहीं। आपका ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में डालें। इस पूरे अगर कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की जाए तो मैं आपको बताता हूं कि कुनो नेशनल पार्क जो है वो सतपुड़ा नहीं, मध्य प्रदेश के ऊपरी हिस्से में, नॉर्दर्न हिस्से में विंध्या हिल्स जो है सेंट्रल इंडिया की, वहां पर सिचुएटेड है। इस आधार पर पहला स्टेटमेंट इसका क्या हो जाता है? नॉट करेक्ट हो जाता है, गलत हो जाता है। सेकेंड अगर बात की जाए तो इट हैज ग्रेट बायोडाइवर्सिटी, मोर देन 133 स्पीसीज यहां पर मिलती है। 71 स्पीसीज है, 32 क्लाइंबर्स हैं, एक्सोटिक स्पीसीज यहाँ अवेलेबल है, और 34 बम्बू एंड ग्रास स्पीसीज भी अवेलेबल है। 32 मैमल्स, 206 बर्ड स्पीसीज, 14 फिशेस, 33 रेप्टाइल्स, ये सब, और 10 एम्फीबियन स्पीसीज जो है वो भी अवेलेबल है। इस आधार पर एक मोस्ट डाइवर्सिफाइड ये नेशनल पार्क है। और इस पॉइंट के आधार पर, क्योंकि 34 बम्बू एंड ग्रास स्पीसीज के बारे में बोला गया है, तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो क्या बनता है? वो आपका करेक्ट होता है। Popularly thought the Kardai tree which grow abundant here, ये एक मीन्स बड़ा ही फेमस यहाँ का है, और पहली बार मानसून जो है वो इसी एरिया में देखने को मिलता है, इन द मध्य प्रदेश वाला रीजन। करेंटली 16 चीता जो है वो लिविंग इन द वाइल्ड एट कुनो एंड हैव एडॉप्टेड वेल देयर न्यू हैबिटेट। अभी 16 को यहाँ पर लाया गया है और वहां पर हंटिंग वगैरह को कंप्लीटली क्या है, बैन करने की कोशिश की जाए। इस आधार पर अगर देखा जाए तो तीसरा स्टेटमेंट है वो भी क्या है? इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट है। ये देखा जाए तो फर्स्ट एंड थर्ड आर नॉट करेक्ट, ओनली सेकेंड इज करेक्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ए, दैट ओनली वन इज करेक्ट हियर। आई थिंक ये क्वेश्चन और इसका रेफरेंस आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट आपको यहां से है, आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसको क्वेश्चन करने की, उसे आंसर करने की पूरी कोशिश करें। चलिए अगले न्यूज की तरफ से बढ़ते हैं जो इस वीक में महत्वपूर्ण रही। हिस्टोरिक रिकॉग्निशन
12 फोर्ट ऑफ मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, 7 साइट फॉल अंडर द मुंबई सर्कल। एक हिस्टोरिकली भारत के लिए एक नया एक मौका आया जहां आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को द्वारा जो जारी की जाती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, उसमें लगभग 44th एंट्री भारत को मिली और वो मिली मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को लेकर। अब ये जिसमें मराठाओं की मिलिट्री पावर, उनके गोरिल्ला वॉरफेयर, उनके जो अलग अलग हिली रीजन में बनाए गए फोर्ट, वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में डिक्लेयर किए गए। अब यहां से क्वेश्चन बनाने की कोशिश की गई है जो यूपीएससी स्टैंडर्ड से है और कहता है विच ऑफ द फोर्ट्स आर पार्ट ऑफ मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स। ठीक है, इनमें से कौन कौन से जो फोर्ट है वो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स में आते हैं। साल्हेर फोर्ट, शिवनेरी फोर्ट, चित्रदुर्ग फोर्ट, बेलारी फोर्ट और लोहगढ़ फोर्ट। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। किन निम्न में से कौन से किले जो हैं वो आपके मराठा सैन्य परिदृश्य का हिस्सा है, जिसमें साल्हेर किला, शिवनेरी किला, चित्रदुर्ग किला, बेलारी किला और लोहागढ़ किला, इनमें से करेक्ट ऑप्शन निकालना है कि कौन से ऑप्शंस जो है वो करेक्ट है। आपके ऑप्शंस या क्या आपके हिसाब से करेक्ट ऑप्शन क्या है, कमेंट बॉक्स में डालिए। चलिए तब तक मैं आपको इसको थोड़ा सा ब्रॉडली एक्सप्लेन कर देता हूं, जो लोग इसको पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए। That the Maratha military landscapes include 12 fort of the छत्रपति शिवाजी। ठीक है, कौन कौन से 12 इसमें आते हैं। एक आता है साल्हेर, दूसरा आता है शिवनेरी, तीसरा लोहगढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, स्वर्णदुर्ग और पन्हाला, विजयदुर्ग एंड सिंधुदुर्ग। ये जो 11 है ये सिचुएटेड है महाराष्ट्र में। इसके अलावा एक है गिंगी फोर्ट या गिंगी दुर्ग जो सिचुएटेड है कहां पर, तमिलनाडु। ठीक है, यहां से आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मिल जाएगा। अच्छा, ये डिसीजन जो है इंक्लूड करने का वो 47th वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी जो पेरिस में मुलाकात अभी की, उन्होंने किया और ये 44th स्टेटस है भारत से। अच्छा, अगर बात किया जाए दो और फोर्ट की, चित्रदुर्ग फोर्ट और बेलारी फोर्ट, ये दोनों कर्नाटका में है और मराठा जो मिलिट्री लैंडस्केप है उसका हिस्सा नहीं। इस आधार पर अगर बात की जाए तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आपका 2 फोर्ट गायब हो जाएंगे। डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट निकल कर आएगा। किस तरह से, क्योंकि 3rd एंड 4th चित्रदुर्गा फोर्ट और बेलारी फोर्ट इसका हिस्सा नहीं। सो फर्स्ट, 3rd एंड 1st, 2nd एंड 5th इज द करेक्ट ऑप्शन। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आई थिंक द क्वेश्चन एंड न्यूज दोनों आपको समझ में आए होंगे। शायद एक और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से किस न्यूज पे कहां तक क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज को कवर करते हैं। एंड द न्यूज इज अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल टेस्ट फायर्ड ऑफ उड़ीसा कोस्ट। ठीक है, जो उड़ीसा कोस्ट है वहां से एक मिसाइल हम लोगों ने क्या किया, टेस्ट फायर की है, जिसका नाम है अस्त्र। इन बोथ द केसेस द मिसाइल डिस्ट्रॉयड द टारगेट with pinpoint accuracy, the ministry says in the statement. It said the subsystem performed as per exception including the radio frequency seeker which designed and developed by DRD। यहाँ से एक पॉइंट एक और बनता है जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन में काम है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर जो है वो किसने डेवलप किया, सो इट इज डेवलप्ड बाय DRD। अच्छा, ये अस्त्र मिसाइल से एक सवाल है। अब यहां से एक क्वेश्चन जो है, क्योंकि यही वो न्यूज है जहां अगर हम अप्रोच को बढ़ाते हैं तो एक क्वेश्चन बनता है, और वो क्वेश्चन क्या है मैं आपके सामने रखता हूं। विथ रेफरेंस टू द अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR मिसाइल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अस्त्रा इज अ बियॉन्ड विजुअल रेंज क्लास एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम। द मिसाइल हैज ऑल वेदर डे एंड नाइट कैपेबिलिटी। द मिसाइल हैज अ रेंज ऑफ 50 किलोमीटर। How many of the statement is given are correct? Only 1, only 2, all 3 or none? ये सवाल आपके डेली करंट अफेयर वाले सेशन में भी हम लोगों ने कवर किया था। चलिए, अस्त्र जो दृश्य सीमा से परे BVR श्रेणी की वायु से वायु मिसाइल प्रणाली है। यह मिसाइल दिन और रात सभी मौसमों में मार करने में सक्षम है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 50 किमी और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, तीनों या कोई नहीं। ये न्यूज अगर आपने कवर की है तो आपके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। जिन लोगों ने कवर नहीं किया है उनको मैं थोड़ा सा इस चीज को लेकर एक्सप्लेन कर देता हूं कि जो इंडिया ने वर्तमान में जो पूरी आपका उड़ीसा कोस्ट है वहां से सक्सेसफुली अस्त्र जो बियॉन्ड विजुअल रेल एयर टू एयर मिसाइल है उसे लॉन्च किया है। कहां से? सुकोई 30 MKI एयरक्राफ्ट से। ये डेमोन्स्ट्रेट करती है इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटी को, और ये मिसाइल का जो रेंज है वो एक्सीड करता है 100 किलोमीटर को, और स्टेट ऑफ द आर्ट गाइडेंस नेविगेशन सिस्टम से।
इस आधार पर इसको देखा जाए तो कौन सा, तो पहले दो स्टेट, क्योंकि अच्छा ऑल वेदर मिसाइल भी है तो आपका क्या है, फर्स्ट दो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं। थर्ड स्टेटमेंट कि ये 50 किलोमीटर की रेंज रखती है, गलत है, क्योंकि इसका रेंज 100 किलोमीटर से ज्यादा। So the third option is incorrect. First two are correct. So B is the correct option. Only two option are correct. I think ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया होगा। कोई डाउट हो वैसे ही कमेंट बॉक्स में डालिए, हम कोशिश करेंगे उसको आंसर करने की। कल्पाक्ष का ये सेशन जो वीकली करंट अफेयर सेशन है, आपको कैसा लग रहा है, आपके ओपिनियन आप कमेंट बॉक्स में डालिए, अपने दोस्तों को इसको शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोगों ने करंट अफेयर का जो भार आपके दिमाग पर था वो खत्म किया है। आपका टाइम बचाया है, जो आप घंटे करंट अफेयर में लगे रहते थे उसको कम करने की, रिड्यूस करने की हमने कोशिश बड़े ही क्वालिटी डेटा के साथ की। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज के बारे में जो निकल के आई है यूएसए से। सो द विथ यूएस एड शर्ट नॉर्मन बॉर्लॉग्स इंस्टीट्यूट नॉक्स इंडियाज डो। नॉर्मन बॉर्लॉग, आपने नाम ये सुना होगा, ये नाम सुना होगा ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम। इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन इंट्रोड्यूस किया, तो नाम आता है नॉर्मन बॉर्लॉग। इनका एक इंस्टीट्यूट है जो मैक्सिको में इसका हेडक्वार्टर है, मैक्सिको बेस्ड इंस्टीट्यूट है। उसको यूनाइटेड स्टेट की जो एड मिल रही थी, ग्रांट्स मिल रही थी, जो पैसा मिल रहा है, वो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नए प्रोग्राम के तहत क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब ये बंद होने के बाद फाइनेंशियल क्राइसिस में है, और ये डिपार्टमेंट जो है वो कहां कॉल कर रहा है, वो इंडिया में बात कर रहा है, इंडिया से पैसा लेने की या फंडिंग उठाने की कोशिश कर रहा है। अब ये न्यूज जहां एक तरफ न्यूज में आई, तो यहां से कुछ क्वेश्चन जो है वो बनता है, और वो क्वेश्चन कहता है लेरमा रोजो 64A, सोनारा 63, मायो 64 are associated with asteroid, alternative to have coolant used in nuclear reactor, dry wind in North America and wheat varieties। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है? सो सवाल है आपका, लेर्मो रोजो 64A, सोनारो 63, मेयो 64 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्षुद्रग्रह से, परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त शीतल विकल्प से, उत्तरी अमेरिका में शुष्क हवाओं से, या गेहूं की किस्मों से? आपका उत्तर, अगर आपने कवर किया है न्यूज को, तो कमेंट बॉक्स में डालिए। जिन लोगों ने नहीं किया उनके लिए थोड़ा सा इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। सो नॉर्मन बॉर्लॉग का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने 6 डेकेड एगोस एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के रूप में इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत की थी। हाई याइल्ड में जिनका प्रोडक्टिविटी, उत्पादन क्षमता ज्यादा है, सेमी ड्राफ्ट व्हीट टाइप को कहा, जिसमें लेर्मा रोजो 64A, सोनार 63, सोनार 64 और मायो 64 है, उन्हें भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के तहत इंट्रोड्यूस किया था। इनकी ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिको बेस्ड है, जिसका नाम है इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट सेंटर, और CIMMYT, जो कांटेक्ट कर रही है इंडिया से फंडिंग उठाने की। इस आधार पर आपके क्वेश्चन का उत्तर मिलता है कि वो ऑल द थ्री आर कनेक्टेड विद द व्हीट वेराइटीज। सो D इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर, नॉट द क्वेश्चन नंबर इज नॉट देयर, सो दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई थिंक आपको समझ में आया होगा इस क्वेश्चन को लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज को कवर करते हैं। एक न्यूज आई, लद्दाख टू अरुणाचल प्रदेश 30 डिफरेंट प्रोजेक्ट गेट वाइल्ड लाइफ पैनल नोट। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश में 30 ऐसे डिफेंस प्रोजेक्ट है जिन्हें वाइल्ड लाइफ जो है आपको उसके द्वारा सहमति दे दी गई। It has also cleared construction of Arunachal Frontier Highway close to Myanmar border through the core zone of Namdapa Tiger Reserve, जो mitigation of measure to minimize impact of wild and their habitat। इसमें कई सारी चीजों को टारगेट किया गया। एक डिटेल न्यूज ये है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश से लेकर, तिब्बत से लेकर अरुणाचल प्रदेश, जो हम LAC जिसे बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां पर डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के हिसाब से क्या किया जा रहा है, वहां पर आपने एक वेपन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा। क्योंकि ये पूरा इको सेंसिटिव एरिया है, इसलिए वाइल्ड लाइफ से आपको कॉन्टेक्ट वहां से परमिशन लेना पड़ता है, और उसी से रिगार्डिंग ये जो है ये पूरी न्यूज है। इससे संबंधित एक सवाल जो है वो बनता है, वो सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दौलत बेग ओल्डी। It is country's northernmost military outpost. It is near the line of control and there is no airstrip at Daulat Beg Oldie. Which of the statement given above is correct? Only 1, 1 and 2, 2 and 3 and 1, 2, 3 all. So हिंदी में एक क्वेश्चन कहता है, दौलत बेग ओल्डी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह देश की सबसे उत्तरी सैन्य चौकी है, यह नियंत्रण रेखा के पास है, यह दौलत बेग ओल्डी पे कोई हवाई पट्टी स्थित नहीं है। इनमें से कौन सा सही है? केवल एक, वो दो, वह ऑल 3। अगर आपने न्यूज कवर की है, कमेंट बॉक्स में आपका आंसर लिखिए,
और जिन लोगों ने ये कवर नहीं करे उनको मैं थोड़ा सा ब्रॉडली इसे क्या कर देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले तो इसकी लोकेशन आप समझिए। इंडिया का जो नॉर्दर्न मोस्ट बॉर्डर अगर आप देखते हैं, जिसे हम एलएसी कहते हैं, ये एलएसी यहां से शुरू होते हुए आपका निकलकर कहां होता है, तो पूरा एरिया अरुणाचल प्रदेश तक कवर करता है। इसी ऊपर वाले अक्षय चिन्ह ए वाला जो एरिया है, यहां पर आपका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, जिसे आप दौलत बेग ओल्डी के नाम से, डीएबी के नाम से जानते हैं। अब भारत क्या चाहता है? भारत यहां से यहां तक एक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करना चाहता है अलोंग विद सिक्किम। हाँ, हम नेपाल और तिब्बत में नहीं करेंगे, तिब्बत के साथ तो चल ही रहा है, नेपाल के साथ हमारे संबंध उतने अच्छे नहीं, आजकल वो थोड़ा चाइना की गोदी में ज्यादा बैठ रहा है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट जो है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का वो करने वाले, और यही आपका जो तिब्बत वाला एरिया है, यहां भी हम क्या करने, तिब्बत में जो डीबीओ वाला एरिया है वहां पर भी काम करने वाला है। सो ये तो उसके लोकेशन के बारे में, फैक्ट्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अ फॉरवर्ड एविएशन बेस, ठीक है, फैसिलिटेटिंग द मिसाइल एंड vital road linkage along the line of actual control, the standing committee on the national board of wildlife SCNBWL उसने क्या किया है, 30 से ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट को अप्रूवल जो है दे दिया। इसमें सिग्निफिकेंट क्या है कि एक प्रोजेक्ट अप्रूव किया है जो 10.26 किलोमीटर का रोड है, जो दौलत बेग ओल्डी को बॉर्डर पर्सनल मीटिंग वाला जो एरिया है, जहां पर चाइना और इंडियन आर्मी के लोग मिलते हैं, जहां उनका डीजीओ वाली जो मीटिंग्स होती है उसको जोड़ेगा। ये पहली बार ऐसा रोड हम वहां पर क्या बनने वाले, बनाने वाले। अगर डीबीओ के बारे में बात की जाए तो 17,000 फीट पर ये कंट्री का नॉर्दर्न मोस्ट मिलिट्री पॉइंट है, जो ये भारत की हाईएस्ट या वर्ल्ड की हाईएस्ट एयर स्ट्रिप के रूप में भी क्या है, जाना जाता है। इस आधार पर अगर बात की जाए तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 3 जो है आपका क्या है, इनकरेक्ट वाली पोजीशन पे आता है, और सेकेंड जो है वो भी क्या है, इनकरेक्ट है कि नियर द एक्चुअल बॉर्डर, तो वो क्या है, बॉर्डर से थोड़ा सा दूर है। इस आधार पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ए की ओनली 1 जो है वो करेक्ट है, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट कहता है देयर इज नो एयर स्ट्रिप, पर ये वर्ल्ड की हाईएस्ट एयर स्ट्रिप के रूप में भी जानी जाती है, तो देयर इज एयर स्ट्रिप। इट इज नियर द लाइन ऑफ कंट्रोल, तो एलएसी से थोड़ा दूर है, मींस वहां से 10 किलोमीटर आपका डीजीओ बचता है, तो वो वाला पॉइंट आता है। इस तरह से नॉर्दर्न मोस्ट एयर स्ट्रिप वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज को कवर करने के लिए, जो शायद आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अमित शाह, होम मिनिस्टर अमित शाह टू चेयर 27th ईस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग इन रांची। एक न्यूज आपका पब्लिश हुआ कि अमित शाह जो है वो क्या चेयर करने वाले हैं, जोनल काउंसिल, ईस्टर्न जोनल काउंसिल की 27वीं मीटिंग को रांची में क्या करेंगे, चेयर करेंगे। न्यूज में आ गई जोनल काउंसिल्स। जोनल काउंसिल्स पहले भी न्यूज में थी, इसलिए यूपीएससी ने अब की बार क्या किया था, जोनल काउंसिल से एक सवाल जो है वो भी पूछा था। ये बेसिकली एक स्टैटिक जीके है, भारतीय इंडियन पॉलिटी से, भारतीय जो राजनीति है वहां से, जो लक्ष्मीकांत में इसके बारे में कंप्लीटली मेंशन कर रखा है। यहीं से एक सवाल बनता है, with reference to the zonal council, consider the following statement. The notion of creating zonal council was proposed in 1956 during the debate on the report of State Reorganization Commission. The central zonal council comprise Uttar Pradesh and Madhya Pradesh only. The third statement, at present there are the 6 zonal councils. How many of our statement are correct? हिंदी में अगर पढ़ा जाए तो क्षेत्रीय परिषदों के गठन का विचार 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के बहस के दौरान किया गया था। मध्य क्षेत्रीय परिषद में केवल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश शामिल है, और वर्तमान में 6 परिषदें हैं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? अगर आप जोनल काउंसिल्स को पढ़े हुए हैं, इस न्यूज को गो थ्रू हुए हैं, आपका ऑप्शन कमेंट बॉक्स में डालिए। जो लोग नए हैं उनसे मैं पहले क्लैरिटी इस चीज को लेकर दे देते हैं कि यूनियन होम मिनिस्टर ने अभी जोनल काउंसिल को लेकर कहा है कि वर्तमान में ये जो जोनल काउंसिल है ये इंजन ऑफ कॉर्पोरेशन बन चुका है, क्योंकि इनके मीटिंग्स में इशू सॉल्वेशन का रेशो 88% जा पहुंचा। जोनल काउंसिल्स की बात की जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंडिया के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जोनल काउंसिल की बात 1956 में की थी, और इस आधार पर पहला स्टेटमेंट करेक्ट होता है। उन्होंने कहा था कि एक एडवाइजरी काउंसिल के रूप में क्या होना चाहिए, 4 से 5 जोनल काउंसिल्स होना चाहिए। इस आधार पर 1956 में ये कानून आया और उसके तहत 5 जोनल काउंसिल्स बनाई गई। इसलिए क्या है, थर्ड स्टेटमेंट की 6 जोनल काउंसिल है वो क्या हो जाता है, इनकरेक्ट होता है। पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला, तीसरा वाला इनकरेक्ट है। अगर बात की जाए अलग अलग जोनल काउंसिल की कि किस जोनल काउंसिल में कितने एरियाज आते हैं, तो सेंट्रल जोनल काउंसिल की अगर बात की जाए, अच्छा सबसे पहले नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बात की जाए तो उसमें हरियाणा,
हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, ये और नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली और यूटी ऑफ चंडीगढ़, ये सारा हिस्सा शामिल है। सेकेंड जोनल काउंसिल जिसे हम सेंट्रल जोनल काउंसिल कहते हैं, उसमें छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सब शामिल है। या इसके आधार पे आपका सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है, जो ये कहता है कि खाली मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जो है वो शामिल है। आगे अगर बात करें तो द ईस्टर्न जोनल काउंसिल जो है वो इंक्लूड करती है बिहार, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को। वेस्टर्न जोनल काउंसिल इंक्लूड करती है आपका गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, यूटी और दमन दीव एंड दादर नगर हवेली को। और सदर्न जोनल काउंसिल जो है वो करती है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी को। सो ये 5 जोनल काउंसिल्स उस एरिया में क्या की गई, बनाई गई। अगर आपका क्वेश्चन इस आधार पर आंसर करने की कोशिश की जाए तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, उसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ए। अच्छा, नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल के बारे में, तो नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल जो है 1972 में बनी, जिसमें आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम जो है वो शामिल। तो वो 54 वाले पार्ट में नहीं, वो अलग से एक बनी है। इसी तरह से आपका जो ऑप्शन का करेक्ट ऑप्शन है वो क्या आएगा, अच्छा एट प्रेजेंट दे आर द सिक्स, तो थर्ड वाला भी करेक्ट इस आधार पर हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड थर्ड इसमें करेक्ट ऑप्शन आएगा, ओनली 2 इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देन अगले करंट अफेयर के बारे में बात करते हैं। पिछले कोविड के बाद में इन 8 सालों बाद फिर से कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है वो फिर शुरू होने वाली है आफ्टर 5 ईयर्स। हिस्ट्री ऑफ जिसमें हम कैलाश मानसरोवर विजिट करने वाले हैं। कैलाश मानसरोवर से संबंधित चीजें आपको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि एक पिलग्रिमेज स्टेट हमारा के रूप में से जाना जाता है। सो विद रेफरेंस टू द माउंटेन पासेस कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। नाथुला पास is situated in Arunachal Pradesh. Lipu Lake Pass is situated in Sikkim. Which of the following pair is correctly matched? अगर बात की जाए तो पर्वतीय दर्रों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में और लिपु लेक दर्रा जो है वो सिक्किम में सिचुएटेड है। ऊपर दिए गए युग्म में से चिन्हित कीजिए कौन सा जो है वो करेक्ट है। ये आइडिया, ये क्वेश्चन आपको पता है, ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में डालिए। और जो लोग नए हैं उनको मैं इसको लेकर थोड़ा सा ब्रीफ जो है वो कर देते हैं। सो पॉइंट कहता है कि आफ्टर 5 ईयर वी आर अगेन लिंकिंग विद द चाइना, रिज्यूमिंग द मानसरोवर यात्रा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने 750 ऐसे पिलग्रिमेज को ढूंढा है जो क्या करेंगे, 5 अलग अलग ब्रांच में 50 यात्रियों को मिलके क्या करेंगे, जो विजिट है उत्तराखंड पास से होके जाएंगे। इनमें से जो माउंट कैलाश वाला जो एरिया है वो लगभग 6638 मीटर टॉल है इन द नागरी प्रोजेक्शन। अच्छा, इस पूरे रीजन में अगर समझा जाए तो कौन कौन सा एरिया निकल कर आता है, तो वो कहता है कि देयर आर द 2 लेक्स यहाँ पर सिचुएटेड है। एक तो आपकी मानसरोवर लेक है, दूसरा फ्रेश वाटर लेक के रूप में जाना जाता है, और दूसरा रक्षा स्थल जो है वो वाला एरिया इसमें आता है। कौन सा रूट इजी है, तो एक है नाथुला पास जो सिक्किम से होके निकलता है, ठीक है, और दूसरा जो आपका है इस आधार पर एक लिपू लेक वाला जो कहां पे उत्तराखंड में सिचुएटेड है। तो 2 आपके पास पासेज अवेलेबल है, एक तो लिपू लेक जो उत्तराखंड में और नाथुला पास सिक्किम में। इस आधार पर अगर आप देखोगे तो ये दोनों ऑप्शंस इनकरेक्ट है कि लिपू लेक कहां पर है, उत्तराखंड में, नाथुला कहां है, सिक्किम में। सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, नाइदर 1 नाइदर 2 इज करेक्ट, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है हाउ नोबल इनिशिएटिव है, न्यूज पूरा बाजार में आया, इसमें रहा न्यूज में कि तमिलनाडु जो है उसने टीबी केसेस में एक लंबा डिक्रीज जो है वो देखा है, हाईएस्ट डिग्री। टीबी एक ट्यूबरकुलोसिस एक बहुत बड़ी बीमारी और जानलेवा बीमारी के रूप में जानी जाती है। वहीं से उसी न्यूज से संबंधित एक सवाल बनता है, which of the following state witnessed a deep in number of tuberculosis TB death in the state after the rollout of TB death free initiative in 2022? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु एंड पंजाब। 2022 में टीबी मृत्यु मुक्त पहल की शुरुआत के बाद में निम्नलिखित में से किस राज्य ने टीबी से होने वाली मौतों की संख्या में कमी देखी गई? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पंजाब। इसमें अगर बात की जाए तो करेक्ट ऑप्शन तमिलनाडु है, क्योंकि तमिलनाडु में अभी वर्तमान में हमने एक बड़ा डिक्रीज जो है वो देखा। वो रिपोर्ट कहती है कि द एरिया लाइक धर्मापुरी, करूर एंड विल्लुपुरम 2022 से 23 के बीच में डेथ और बाद में डेथ में लगभग 12% से डिक्रीज होकर 7.8% पे, कुरूर में 7.1 से 5.3% और विलापुरम में 6.1 से 5.2% पहुंचा है। इस आधार पर करेक्ट ऑप्शन क्या आता है, वो बनता है आपका तमिलनाडु। मौत या टीबी या बीमारी से संबंधित क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में कई बार हम लोगों को देखने को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए। वाइल्ड लाइफ बोर्ड पैनल टू रिविजिट गाइडलाइंस ऑफ डिक्लेयरिंग ESZs अराउंड द नेशनल पार्क्स सेंचुरीज मेक देम मोर साइट स्पेसिफिक।
एक न्यूज आया कि वाइल्ड लाइफ बोर्ड पैनल जो है वो इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन बनाने की जो गाइडलाइंस है उन्हें फिर से रिविजिट करने वाले हैं, फिर से बनाने वाले। तो यहां से संबंधित एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, विथ रेफरेंस टू द इको सेंसिटिव जोन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, ESZ आर डिफाइंड इन बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। There are areas that have unique environmental resources that require special attention to their conservation. The idea of eco-sensitive zone was mooted during the Wildlife Conservation Strategy 2002. How many of above statement are correct? तो पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा है? तो पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों को जैव विविधता अधिनियम 2002 में परिभाषित किया गया है। ये वे क्षेत्र हैं जिन्हें अद्वितीय पर्यावरणीय संसाधन जिनके संरक्षण और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों का विचार वन्य जीव संरक्षण रणनीति 2002 के दौरान प्रस्तुत किया गया था। इनमें से कितने स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट है? अगर इससे संबंधित नॉलेज आपको है, आपको इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप लिखिए। बाकी के लिए मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ has decided to revisit government's 2011 guidelines to declaration of economic sensitive zone। तो जो स्टैंडिंग कमेटी है वो भारत सरकार की 2011 की गाइडलाइन को क्या करने वाली, रिविजिट करने वाली है और इसको लेकर कई चेंजेस करने वाले। अगर नेशनल इकोनॉमिक एनवायरमेंट पॉलिसी के बारे में बात की जाए तो 2006 में इसे बनाया गया, जो डिफाइन करती है इको सेंसिटिव जोन को, जो ये बोलता है कि एरिया विथ यूनिक एनवायरमेंटल रिसोर्सेज दैट आर रिक्वायर्ड स्पेशल अटेंशन फॉर देयर कंजर्वेशन बिकॉज दे फीचर लैंडस्केप, वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी एंड हिस्टोरिकल आर नोन एज इकोनॉमिक कैन बी डिक्लेयर्ड इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन। इस तरह से पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट इनकरेक्ट होता है, पर जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या हो जाता है, वो करेक्ट हो जाता है। अगर बात की जाए तो द कॉन्सेप्ट ऑफ इको सेंसिटिव जोन जो है वो प्रपोज किया गया था इन द 21th मीटिंग ऑफ द इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑन जनवरी 21, 2002 व्हेन द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी 2002 वाज अप्रूव्ड। इस आधार पर थर्ड स्टेटमेंट भी क्या बनता है, करेक्ट बनता है। तो पहला इनकरेक्ट है, बाकी दो स्टेटमेंट इसमें क्या देखने को मिलते हैं, करेक्ट देखने को मिलते हैं। इस आधार पर करेक्ट ऑप्शन अगर देखा जाए तो वो बनता है आपका ए, ओनली 2 ऑप्शन आर करेक्ट, द थर्ड एंड फोर्थ आर दी करेक्ट, क्योंकि एक्ट 2006 में निकल कर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज के बारे में, और वो न्यूज है आपकी, ताइवान लॉन्चेस बिगेस्ट वॉर गेम विद सिमुलेटिंग अटैक अगेंस्ट मिलिट्री कमांड। ताइवान वर्तमान में साउथ चाइना सी में चाइना से लगातार भिड़ने की कोशिश कर रहा है। इस समय उसने बिगेस्ट एवर एक मिलिट्री एक्सरसाइज को लॉन्च किया है। वहीं से एक सवाल आता है, दी हानगुआंग ड्रिल वर रिसेंटली सीन इन न्यूज विद रेफरेंस टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज मेंशन बिलो। हाल ही में हानगुआंग अभ्यास निम्नलिखित में से किस देश के संदर्भ में है? सो दैट इज दी आपका ताइवान। तो नॉर्थ कोरिया, मंगोलिया, थाईलैंड, नन ऑफ द अबोव, क्योंकि अभी हमने बात की थाईलैंड आपका कहां हो रहा है, ताइवान में हो रहा है। ताइवान का बिगेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज ये है, और इसमें एक्सरसाइज का मतलब ही खुद की फोर्सेस को चाइना के सामने खड़ा करना और चाइना को ये बताना कि भैया हम आपसे डरने वाले नहीं है, उस आधार पर रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड रेस्क्यूड टू individuals after US yacht malfunction on अंडमान कोस्ट। इंडियन कोस्ट गार्ड ने अंडमान कोस्ट में एक यूएस का जो शिप जो है वो बोट क्या हो गया, यॉच बिगड़ गया, तो वहां से 2 लोगों को रेस्क्यू किया है। यहां से एक न्यूज बनता है, क्वेश्चन जो है वो आपका बनता है, और क्वेश्चन कहता है, कैम्पबेल बे वाज इन न्यूज इज पार्ट ऑफ तमिलनाडु, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप एंड गुजरात। कैम्पबेल जो वे खबरों में है वो किसका हिस्सा है? तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और गुजरात का। करेक्ट ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में डालिए। और बाकी जो लोग इस चीज से समझना चाहते हैं तो कैम्पबेल किसका हिस्सा है? कैम्पबेल आपका ग्रेट निकोबार आइलैंड पर स्थित है। सो इट इज द पार्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सो द बे इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चंस थे जो पिछले पूरे वीक से आपके लिए महत्वपूर्ण, आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण, प्रिसाइज एंड द क्वालिटी। आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। कुछ सुधार आप चाहते हैं तो वो भी आप मेंशन कीजिए, हम अगली बार उस सेशन में सुधार करेंगे। फॉर दैट्स इट।